जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम संवैधानिक विकास का इतिहास देखेंगे। वर्तमान जो हमारा संविधान है 1950 तक 26 जनवरी 1950 तक पूर्ण रूप से लागू हो गया था। जब उसमें 395 अनुच्छेद 22 भाग तथा 10 अनुसूचियां थी। इसको बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, लेकिन इसके विकास की प्रक्रिया इतिहास में कई सालों से चल रही थी। अंग्रेजों ने जब बंगाल में कब्जा किया 1757 और फिर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और बंगाल पर अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया और उसी तरफ फिर पूरे भारत में इनका शासन चलता रहा। इसे इन क्षेत्रों पर शासन चलाने के लिए कुछ कानून बनाए, कुछ नियम लागू किए इन्होंने, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से जो एक्ट बनकर आए उन्हीं को हम एक सीरीज में देखेंगे। उनमें सबसे पहला जो अधिनियम है 1773 का, आइए देखते हैं उस अधिनियम को। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हुआ, इंग्लैंड में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हुआ था, जो कि इंग्लैंड में। और ये इंग्लैंड में वहाँ के जो यहाँ पे अब वर्तमान में जैसे अपना यहाँ भारत में लोकसभा और राज्यसभा संसद है, जैसे संसद वहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में थी, वो वहाँ से कानून बनाकर पास करती थी और वह कानून इंडिया में लागू होता था। तो इसकी क्या क्या विशेषताएं देखते हैं। तो ये पहला कदम था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में वहाँ की संसद ने बनाया था। इंग्लैंड की जो संसद थी उन्होंने बनाया था। कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक्चुअली व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आई और यहाँ पर राजाओं की अस्थिरता और कमजोरियों को देखकर यहाँ पर वो प्रशासन और राजनीतिक कार्यों में भी भाग लेने लगी और बंगाल पर इसी के तहत उसने कब्जा कर लिया। तो ये पहला अधिनियम था। इसके तहत जो अंग्रेज सरकार थी, जो इंग्लैंड में सरकार थी, उन्होंने इनको मान्यता दी थी कि अभी ये कंपनी यहाँ पर प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य कर सकती है। इसकी क्या विशेषताएं देखते हैं। इसके इस एक्ट के तहत सबसे पहला प्रावधान ये था कि जो गवर्नर का पद था उसका नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया। गवर्नर जनरल कर दिया गया जब इन्होंने बंगाल पर 1764 पर कर लिया, फिर निजाम, हैदराबाद, मराठा, ऐसे सभी जगह का कब्जा कर लिया। तो इन पर शासन करने के लिए यहाँ पर ये गवर्नर का पद इन्होंने बनाया था। उसी पद का नाम अब बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया था। और जो पहला गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग था। और इसमें एक प्रावधान ये भी कर दिया गया था कि बंगाल के अधीन अब बम्बई और मद्रास को भी कर दिया जाएगा। बम्बई और मद्रास को भी इसके अधीन कर दिया गया। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य, अब परिषद भी एक बना दी गई उसमें, जिसमें 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के उपयोग से संयुक्त रूप से कार्य करते थे। इस अधिनियम के अंतर्गत 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश, जिसका पहला जो मुख्य न्यायाधीश था वो एलिजा इम्पे था और 3 अन्य न्यायाधीश में पहला नाम था चेम्बर्स लेमेस्टर हाइड। अगला जो प्रावधान है, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीय लोगों से उपहार लेना और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। जब मुगल शासन था तो अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए या कहीं क्षेत्रीय राजाओं जब इन थे, तो जब ये भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, व्यापार करने के लिए ये यहाँ पर फ्री ट्रेड या छूट प्राप्त करने के लिए इनके पास जाते थे। तो ये शाही फरमान जारी करते थे राजा लोग, जैसे मुगलों ने शाही फरमान जारी कर दिया है, जो कि एक तरह का सर्टिफिकेट होता था
जिसमें इनको राजस्व देने से राजस्व की छूट होती थी कि 10 रुपये टैक्स है तो ये 2 रुपये या 1 रुपये ही देंगे टैक्स से, इससे इनको फायदा होता था, लाभ मिलता था। तो इसका उपयोग कर्मचारी ये कंपनी के लिए दिया जाता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये सही फरमान जारी किया जाता था। लेकिन जो कर्मचारी लोग होते थे वो अपने व्यक्तिगत व्यापार के लिए इस शाही फरमान का उपयोग करते थे। इसलिए इसके इस अधिनियम में ये जो प्रावधान था ये प्रतिबंधित कर दिया गया कि अब ये लोग निजी व्यापार नहीं कर सकेंगे। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। जैसे कि आज भी कंपनियां होती, कोई कंपनी होती है, उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग के लिए कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। उस समय ऐसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया जिससे कंपनी पर नियंत्रण किया जा सके। जैसे राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना। ब्रिटिश सरकार जो कि इंग्लैंड में थी उनको देना कि ये कैसे काम चला रहे हैं इंडिया में। अगला जो एक्ट था 1781, जो इसके बाद जस्ट 1773 वाले के बाद में आया, 1781 में आया। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया था। इस एक्ट का प्रावधान किया गया था। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि लो कानून बनाने का अधिकार दिया गया और वो कानून बनाता था गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल द्वारा बनाया जाता था कानून, जो उसके पास एक परिषद थी जिसमें 4 सदस्य थे। परिषद थी जिसमें 4 सदस्य थे, उसकी सहायता से वो कानून बनाता था। अब वो कानून बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि का प्रावधान कर सकते हैं। अगला जो एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट, उसके 3 साल बाद में 1784 में एक एक्ट हो रहा है पिट्स इंडिया एक्ट। इसके तहत दोहरा शासन प्रारंभ हुआ, जैसे व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और राजनीतिक मामलों को अलग अलग कर दिया और इनके लिए व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को बनाया गया। इसके बाद आया एक्ट 1793 का चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को राजस्व, भारतीय राजस्व से में देने की व्यवस्था की गई। ये जो कंपनी आई थी व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, उसके कर्मचारी थे। कर्मचारियों को जो वेतन दिया था शुरुआती समय में वो उनके पैसों से ही दिया जा रहा था। जब भारत में उनका कब्जा हो गया, बंगाल या किसी अन्य क्षेत्रों में जब कब्जा हो गया, तो ये इन्हीं से, यहाँ से, इस क्षेत्र से राजस्व इकट्ठा कर करके उसी में से एक हिस्सा कर्मचारियों के वेतन आदि के लिए दिया जाता था। अगला जो एक्ट है 1813 का चार्टर अधिनियम। इसके तहत कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 20 वर्ष के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, व्यापार के उद्देश्य से आई थी, जो इंग्लैंड में जो क्वीन है उनकी परमिशन लेकर आई थी, तो अब इसके जो लाइसेंस था 20 वर्ष का रिन्यू और कर दिया गया कि 20 वर्ष और इस क्षेत्र में ये काम कर सकेंगे, कंपनी को चला सकेंगे। ये अकेली कंपनी थी जिसको व्यापार करने आई थी इंग्लैंड से। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार, ये अकेली कंपनी आई थी, सिर्फ यही कंपनी कार्य करती थी इधर व्यापार करने के उद्देश्य से, किंतु उसे जो एकाधिकार था उसको छीन लिया गया। अब उसे चीन के साथ और व्यापार और पूर्वी देशों के साथ व्यापार, चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए अधिक एकाधिकार, जो अब इंग्लैंड को खोल दिया गया। इंग्लैंड को खोल दिया गया कि अब सारे लोग जाके या कोई भी कंपनी जाके इंडिया या पूर्वी देशों में जाकर व्यापार कर सकती है। और ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला गया कि तुम्हारा सिर्फ चीन और चाय के साथ में अभी एकाधिकार है। अन्य अगला वाला, कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने का मार्ग खोल दिया गया। और 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई। और वो रानी से
आज्ञा आज्ञा पत्र मांग कर भारत में आ सकते थे और ईसाई धर्म का प्रचार करने लगे थे वो यहाँ पर। धन्यवाद। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगला एक्ट हम अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।